डिस्कशन होगी तो वो पास हो सकता है, अगर डिस्कशन ना हुई तो पहले वो आपको दिन पूरे करने पड़ेंगे, उन दिनों डिस्कशन करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पास होगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पे सेनेट को पहले इख्तियार हासिल था। पहले सेनेट के अंदर 7 दिन डिस्कशन होना लाजमी थी कि फॉर 7 डेज फाइनेंस बिल के ऊपर डिस्कशन होना लाजमी है। डिस्कस करेंगे सेनेटर्स कि नहीं ये आपने टैक्स गलत लगाया है, ये टैक्स ठीक लगाया है, ये बजट में ये इंक्रीज करो, ये डिक्रीज करो, ये सारी तफसील के साथ डिस्कशन होगी। अब हमने क्या किया, सेनेट की पावर्स को इंक्रीज किया कि अब वो 7 दिन से बढ़ा के 14 डेज कर दिया है कि एटलीस्ट 14 डेज डिस्कशन होना लाजमी है सेनेट के अंदर। फिर पहले सेनेट की पावर्स में ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर है और कैबिनेट है, जो गवर्नमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन ये की थी कि गवर्नमेंट बनती है प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, जो उसके वुज़रा या मशीर होते हैं। तो पहले प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से दे वर रिस्पांसिबल ओनली टू नेशनल असेंबली। वो नेशनल असेंबली को आंसर कर सकते थे, या नेशनल असेंबली किसी भी वजीर को बुला सकती थी, जी आप हमें बताएं ये बात कैसी हुई है या ये पॉलिसी क्यों बनाई है। अब जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है, ये गवर्नमेंट है, वो सेनेट को भी जवाबदेह है। सेनेट भी किसी को भी बुला सकता है कभी भी कि अच्छा आज ये वजीरे फॉरेन पॉलिसी का जो वजीर है उसे बुला लो, शाह महमूद कुरैशी को बुला लो, वो हमें बताएं जी कि पाकिस्तान क्या पॉलिसी बना रहा है कश्मीर के ऊपर। जी आज जो है वो हेल्थ मिनिस्टर को बुला लो, जैसे इस वक्त मशीर हैं हेल्थ के डॉक्टर जफर मिर्जा जी, उन्हें बुला लो, वो हमें बताएं जी उन्होंने कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या इकदाम किए। तो पहले सिर्फ नेशनल असेंबली को ये इख्तियारात हासिल थे, अब नेशनल असेंबली के साथ साथ सेनेट को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी को भी बुला सकता है, किसी वजीर को, और उसे उस वजीर को हाजिर होना पड़ेगा डिस्कशन के लिए। अगला पॉइंट आता है कि सेनेट के जो टोटल डेज हैं साल के अंदर, उनको बढ़ा दिया गया। पहले वो डेज थे 90, अब उनको बढ़ा दिया गया 110 कर दिया गया। डेज से क्या मुराद है कि सेशन कहते हैं हम, आप बात अखबार में या खबरों में पढ़ रहे होते हैं कि जी आज सेशन बुला लिया गया नेशनल असेंबली का या सेनेट का सेशन बुला लिया गया। सेशन से मुराद है जब सेनेटर्स अंदर हाउस के अंदर बैठे हुए और डिस्कशन कर रहे हैं, बातें किसी भी लॉ के ऊपर, किसी भी पॉलिसी के ऊपर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, इसको कहते हैं सेशन। तो पहले था कि सेनेट को 90 दिन सेशन में होना लाजमी है, अब उसको बढ़ा दिया गया है कि नहीं, एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर सेनेट को एटलीस्ट 110 दिन सेशन के अंदर होना लाजमी है। अगर 110 दिन सेशन के अंदर नहीं होगा तो उसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। तो सेनेट को साल के अंदर 110 दिन डिस्कशन होना, डिबेट होना, मतलब सेनेटर्स को मौजूद होना उसके अंदर लाजमी है। वो डिस्कस करें, वो पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करें, डिबेट करें, ये सारी बातें 110 दिन बढ़ा दी गई हैं। फिर सीट्स, हमने सेनेट की सीट्स पहले डिस्कस की। तो पहले सेनेट की सीट्स 18th अमेंडमेंट से पहले 100 सीट्स थी, 100 सीट्स थी। तो 18th अमेंडमेंट के बाद सेनेट की सीट्स बढ़ा के 104 कर दी गई। आई एम सॉरी, पहले माइनॉरिटी को ये हक हासिल नहीं था, माइनॉरिटी को सेनेट के अंदर सीट नहीं मिलती थी। अब 104 जब सीट्स कर दी गई तो 4 सीट्स माइनॉरिटी की ऐड कर देंगे कि 4 ऐसे मेंबर्स होंगे, एक एक मेंबर हर प्रोविंस से शामिल होगा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की अकलियत से होगा, अकलियत से वो आ रहा होगा। तो ये माइनॉरिटीज को राइट्स दे दिए गए, मतलब ऑन पेपर हमने उनको राइट दिया कि एक एक बंदा जो है हर प्रोविंस से होगा शामिल और उसका ताल्लुक पाकिस्तान की अकलियत से होगा। एक अकलियत से पंजाब से आएगा, एक अकलियत का मेंबर सिंध से आएगा, एक अकलियत का मेंबर केपीके, एक अकलियत का मेंबर बलूचिस्तान से। ये हमने चेंज लाया। आगे आते हैं, अब ये हम इसको तफसील से डिस्कस पहले कर चुके हैं
कि प्रेसिडेंशियल पावर्स जो थी उनको रिड्यूस कर दिया 18th अमेंडमेंट ने। पहले प्रेसिडेंट के पास इख्तियार हासिल था कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। पहले प्रेसिडेंट के पास इख्तियार हासिल था कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, बोथ नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज। अब वो सारी की सारी पावर्स को खत्म कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? थोड़ी सी मैं आपको उसकी पीछे बेस बता दूं। आपको अगर अच्छी तरह याद हो कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो रहा है नेशनल असेंबली से, और नेशनल असेंबली इलेक्ट हो रही है, पूरा मुल्क जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करता है। पंजाबी भी वोट डालते हैं अपने एमएनएस के लिए, सिंधी भी, बलोची भी, केपीके के लोग भी। तो प्राइम मिनिस्टर पहले नेशनल असेंबली इलेक्ट होती है, एमएनएज इलेक्ट होते हैं, फिर एमएनएज आपस में मिलके बैठ के वोट डालते हैं और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को इंक्रीज करने का मकसद क्या है कि जी प्राइम मिनिस्टर के पीछे सपोर्ट किसकी है? पूरे के पूरे मुल्क की सपोर्ट है। वो उस हाउस से इलेक्ट हुआ है जिस हाउस को इलेक्ट करने में पूरे मुल्क ने रोल प्ले किया है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर, ये पीछे बेस है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को इंक्रीज करने की। प्रेसिडेंट को ऑन द अदर हैंड कौन इलेक्ट कर रहा है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहा है नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रेसिडेंट को आप और मैं वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट इन असेंबलीज के थ्रू इलेक्ट हो रहा होता है। तो वहां उसके अंदर काफी सारी पॉलिटिक्स भी चलती है, काफी सारी गेम भी चलती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी ऐसा आदमी जो आम आदमी का जिससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसको ये सारी की सारी पावर्स कैसे दे सकते हो? प्रेसिडेंट के लिए आपने तो वोट नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर जो है, जैसे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां वाली से इस वक्त इलेक्ट होके आए हैं। मियां वाली की आवाम जो है, हल्का जो है, उन्होंने उनके लिए वोट डाला है। प्रेसिडेंट जो है आरिफ अलवी, उनको तो किसी आम आदमी ने वोट नहीं डाला। तो आप ऐसी सीट को या ऐसी जो कह लें पावर को या ऐसे कह लें कि अथॉरिटी को कैसे सारी की सारी पावर दे सकते हैं जिसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है? ये क्वेश्चन आता है। इसलिए 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली प्रेसिडेंट की पावर्स कम रखी गई थी और सारी की सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी। डिक्टेटर आए, उन्होंने कुछ बढ़ा दी पावर्स। तो 18th अमेंडमेंट में हमने वो सारी की सारी पावर्स रिड्यूस कर दी प्रेसिडेंट की, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की पावर को इंक्रीज कर दिया। अब क्या पावर्स रिड्यूस की कि जो लेजिस्लेटिव या फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स हैं वो प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस किए जाएंगे, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन उनसे फीडबैक नहीं लिया जाएगा। मतलब फीडबैक से क्या मुराद है कि वो ये नहीं कह सकते कि नहीं ये पॉलिसी मुझे नहीं पसंद, ये आप चेंज करो। वो काम उनका नहीं है। उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि जी ये हम काम कर रहे हैं, ये डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी पॉलिसी को ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, इसको चेंज करो, या हुक्म नहीं दे सकते। ये उनके पास पावर नहीं है। सेकंड क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को दे दी गई। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको डिस्कस किए, हम कर चुके हैं तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। पहले एग्जीक्यूटिव की पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी थी, प्रेसिडेंट भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता था। अब वो सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट से ले ली गई हैं और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को दे दी गई है कि वो पॉलिसी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, बजट की पॉलिसी क्या होगी, आपने इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनानी है, ये सारी की सारी पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास है। फिर प्रेसिडेंट को ये कॉन्फाइन कर दिया है कि ये मजबूर कर दिया है कि जो भी उसे प्राइम मिनिस्टर बात कहेगा, कोई भी एडवाइस देगा, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर एक्ट करना होगा। और उस एक्ट करने के लिए भी टाइम लिमिट सेट कर दी है कि इतने दिनों के अंदर अंदर उसे एक्ट करना लाजमी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो उसको डिले नहीं कर सकता। मतलब पहले था कि अच्छा जी प्रेसिडेंट की मर्जी है जी, वो उसके ऊपर सोच रहा है, उसके हाउस में वो डॉक्यूमेंट्स चले गए लेकिन वो उसके ऊपर साइन नहीं कर रहा। अब जो है वो टाइम लिमिट सेट कर दी गई है,
वो इतने टाइम के अंदर अंदर उसने साइन करने लाजमी है, उसके अलावा वो कोई और उसके पास चारा नहीं है, कोई उसके ऊपर ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पे अपने बात कर चुके हैं कि असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर, ना ही असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, ना ही रेफरेंडम की कॉल दे सकता है। रेफरेंडम से मुराद होती है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप आवाम के सामने रखते हैं कि जी आप हमें बताएं इस क्वेश्चन के ऊपर कि हम क्या पॉलिसी लें, आप हमें डायरेक्शन दें, कोई ऐसी पॉलिसी के लिए या कोई बहुत बड़े काम के लिए आप आवाम से लेते हैं मदद। तो अब जो है कि ना तो प्रेसिडेंट असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, ना ही वो रेफरेंडम की कॉल दे सकता है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है, ये अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई है। अब आगे चलते हैं कि प्रेसिडेंट क्या काम करता है। प्रेसिडेंट जी है वो अपॉइंट करता है सर्विसेज चीफ को, सर्विस चीफ से मुराद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेड है उसे अपॉइंट करता है। मतलब ऑर्डर कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट जारी करता है, लेकिन किसकी एडवाइस के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर की। मतलब सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर करेगा, प्राइम मिनिस्टर बताएगा जी मैं इसको चाहता हूँ, इसको आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दो, मैं इसको चाहता हूँ, आप इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दो। ये प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा आपको, और आपने जी उसके ऊपर साइन कर देना है। लेकिन वो ऑर्डर किसके हुक्म से जाएगा? प्रेसिडेंट के ऑर्डर हुक्म से जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन के साथ जाएगा। तो सेम जिस तरह हमने प्रेसिडेंट की पावर्स को रिड्यूस कर दिया है, सेम इसी तरह हमने गवर्नर की पावर्स को भी रिड्यूस कर दिया है। सेम उसी तरह पहले गवर्नर के पास भी पावर्स थी, वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता था, वो सारी की सारी पावर्स ले ली गई हैं। अब जिस तरह प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, सेम इसी तरह गवर्नर एक्ट करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। अब उसके ऊपर कोई, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो कोई और तरीके से अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर सके, कोई भी हुक्म कर दे सके। जी, यहाँ पे हम इस डिस्कशन को रोकते हैं